नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। ये एक बहुत चर्चित आईपीओ है, जिसके लिए शायद बहुत से लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब यह आईपीओ आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ का ए टू जेड कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, जीएमपी, लिसनिंग गेन, सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देखें तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 25 जून से और इसकी क्लोजिंग डेट है 27 जून। आपको आईपीओ मिलेगा या नहीं, ये आपको अलॉटमेंट डेट को यानी कि 30 जून को पता चल जाएगा। इसके बाद अगर आपको आईपीओ मिल जाता है तो आपकी नजरें होंगी लिस्निंग डेट पर, जो रहने वाली है 2 जुलाई। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो ये रहने वाला है 700 से 740 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में 20 शेयर्स होंगे और ये जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों तरह का रहने वाला है। आईपीओ का टोटल साइज है 12,500 करोड़। इसमें से जो फ्रेश इशू है वो लगभग 2,500 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल का जो साइज है वो 10,000 करोड़ रहने वाला है। और इसमें एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक सेल कर रही है। अब क्योंकि ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है तो इसकी जो लिस्टिंग है वो बीएससी और एनएससी में होने वाली है। अब अगर कंपनी की बात करें तो देखिए इस कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 2007 में और ये एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और ये जो कंपनी है इसका मेन फोकस है रिटेल लैंडिंग पर। ये कंपनी एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी कंपनी है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। कंपनी बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैक ऑफिस, सेल्स एंड कलेक्शन सपोर्ट। कंपनी कहां कहां पर प्रेजेंस है इसकी बात करें तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस के 1700 से ज्यादा ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जो कि 1100 से ज्यादा टाउन्स एंड सिटीज में अवेलेबल हैं। कंपनी का बिजनेस भारत के 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। एक खास बात यहाँ पर यह है कि यह कंपनी मेनली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज पर फोकस करती है, जिस वजह से इस एनबीएफसी की 80% ब्रांचेस इंडिया की जो टॉप 20 सिटीज हैं उससे बाहर हैं, यानी सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में हैं। अब अगर कंपनी के की बिजनेस सेगमेंट्स की बात करें तो कंपनी इंटरप्राइज लैंडिंग, एसेट फाइनेंस और कंज्यूमर लोन्स इन तीनों ही कैटेगरी में काम करती है। इंटरप्राइज लैंडिंग में कंपनी ऑफर करती है सिक्योर एंड अनसिक्योर्ड लोन एमएसएमई और सैलरीड इंडिविजुअल्स को। एसेट फाइनेंस की कैटेगरी में कंपनी प्रोवाइड करती है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोन। इसके अलावा इस कैटेगरी में कंपनी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है। इसके बाद कंज्यूमर लोन्स में कंपनी पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है। कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो ओमनी चैनल है, जो कि है फिजिकल मॉडल। देखिए ये फिजिकल मॉडल का मतलब है फिजिकल प्लस डिजिटल, यानी कि कंपनी की फिजिकल ब्रांचेस भी हैं और कंपनी डिजिटल चैनल्स के थ्रू भी वर्क करती है। कंपनी की अपनी इन हाउस टेली कॉलिंग टीम्स है। इसके अलावा कंपनी एक्सटर्नल एजेंट्स एंड चैनल पार्टनर के साथ मिलकर भी अपनी सेल्स और सर्विस देती है। अब देखिए बाजार में एनबीएफसी तो बहुत अवेलेबल हैं, बट इस कंपनी एचडीबी फाइनेंस में ऐसा क्या खास है? तो सबसे पहले तो कंपनी अंडर बैंक्ड कस्टमर्स को फोकस करती है, जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आते हैं। अब देखिए अंडर बैंक कस्टमर का मतलब है ऐसे कस्टमर जो किसी ना किसी तरीके से बैंक से जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनका बैंक में कोई सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, उन्होंने पहले बैंक से पैसा लिया हो, बट इन कस्टमर्स को फाइनेंशियल नीड के लिए और पैसे की जरूरत है, तो कंपनी ऐसे ही लोगों को टारगेट करती है। कंपनी की जो लोन बुक है ये वेल डाइवर्सिफाइड है और इसकी वजह से इसके जो लोन डिफॉल्ट का रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम है क्रेडिट चेक्स एंड रिकवरी के लिए, यानी कि लोन देने से पहले भी कंपनी बहुत अच्छे से जांच करती है और रिकवरी के लिए भी कंपनी ने स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अलावा ऐसा भी देखा गया है कि जब टफ टाइम्स आया है, तब फाइनेंशियल साइकिल्स आई हैं, तब भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम पूरी इंडस्ट्री का आउटलुक देखें और मार्केट पोटेंशियल देखें तो देखिए एनबीएफसी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आज कंट्री में जितने भी लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसके 25 से 30% लोन एनबीएफसी के द्वारा ही इशू किए जाते हैं। अब देखिए एमएसएमई लोन में डिमांड बढ़ रही है, व्हीकल के लिए लोग फाइनेंस ले रहे हैं, पर्सनल लोन के लिए लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि एनबीएफसी की डिमांड तेजी से ग्रो हुई है।
और एचडीबी फाइनेंस के लिए एक खास बात यही है कि मैंने आपको बताया कि ये रूरल एरियाज को ज्यादा फोकस करती है, डिजिटल अप्रोच रखती है, जिससे कि पेपर वर्क बच जाता है और लोगों को ये चीज पसंद आती है। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस एनबीएफसी को एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट है, यानी कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो एचडीएफसी बैंक है, और ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अब देखिए, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसा कंपनी को दे रहे हैं वो कंपनी कहां पर यूज कर रही है। तो देखिए, कंपनी का जो फ्रेश इशू है वो लगभग 2500 करोड़ का है, और वो जो पैसा कंपनी को मिलेगा उससे कंपनी का टारगेट है टियर 1 कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करना, जिससे कि उसका कोर कैपिटल बेस इंक्रीज हो और उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ मिल सके। कंपनी को फ्रेश इशू से जो पैसा मिलेगा इसको कंपनी यूज करेगी और ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए, इस टेबल में आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार ग्रो हुआ है, 23 से 24 में भी और 24 से 25 में भी। और ये इंक्रीज होने का कारण है कि कंपनी ने लोन डिस्ट्रीब्यूशन को तेजी से बढ़ाया है। इसके अलावा कंपनी ने नई ब्रांचेस ओपन की हैं, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू तेजी से बढ़ा है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट में नजर डालें तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 12% से नीचे आ गया है। और इसके कारण को देखें तो देखिए, क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हुई है ड्यू टू लोन प्रोविजंस एंड राइट ऑफ। लोन प्रोविजंस एंड राइट ऑफ ये वो कैटेगरी के लोन होते हैं जिसके रीपेमेंट की उम्मीद बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बैंक इसको अपने एसेट्स से हटा देता है और अपने लॉसेस में डाल देता है, और जिस वजह से कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। और यही हुआ है एचडीबी फाइनेंशियल्स के साथ भी। इसके अलावा कंपनी ने अपने ऑपरेशन बढ़ाए हैं, कंपनी ने नई नई ब्रांचेस खोली हैं, वहां पर कंपनी को एम्प्लॉयज की जरूरत हुई है, ब्रांचेस खोलने में कंपनी का पैसा लगा है। तो इस वजह से भी प्रॉफिट में शॉर्ट टर्म में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके अलावा देखिए, एनबीएफसी कंपनी क्या करती है, वो किसी ऐसी जगह से पैसा लेती है, लोन लेती है जहां पर उसे 6, 7, 8% में लोन मिल जाता है। इसके बाद कंपनी आगे कस्टमर्स को 12, 13 या उससे ज्यादा परसेंट पर लोन प्रोवाइड करती है। बट अब जब कंपनी जहां से लोन लेती है वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, जिससे हमें प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर हम ओवरऑल बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट मजबूत नजर आ रही है एनबीएफसी की, क्योंकि कंपनी के जो एसेट हैं वो ग्रो हुए हैं। 70,000 करोड़ थे फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो अब बढ़कर 1 लाख करोड़ के भी पार हो गए हैं। नेटवर्थ में भी कंपनी में पिछले 2 साल में 43% की ग्रोथ देखने को मिली है। बट अगर हम देखें तो कंपनी की बोरोइंग इंक्रीज हुई है। वैसे तो बैंक और एनबीएफसी के केस में जो बोरोइंग इंक्रीज होना है वो बहुत मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि कंपनी की बोरोइंग वही है जो कंपनी ने लोन के तौर पर कस्टमर्स को दी हुई है। बट ये इस चीज का भी इंडिकेशन है कि कंपनी अपनी लोन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल फंड्स पर भी डिपेंड है। अब अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल के डेट और प्रॉफिट को कंपेयर करें तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का जो डेट था वो 87,000 करोड़ के आसपास था। वहीं कंपनी का प्रॉफिट काफी कम रहा, 2,000 करोड़ के आसपास। तो इसलिए कंपनी का जो डेट और प्रॉफिट का रेशियो है वो लगभग 40 टाइम्स आ रहा है, जो कि काफी हाई है। वैसे तो एनबीएफसी के केस में ये रेशियो हाई ही रहता है, बट इसको थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है बहुत सी एनबीएफसी सिर्फ इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि उनका डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए ILNFS और DHFL, ये कुछ ऐसी कंपनी हैं जिनका डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इनका बिजनेस बुरी तरीके से फेल होता नजर आया। तो अगर आप एक एनबीएफसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना स्ट्रांग जरूर हो कि उसके डेट को सपोर्ट कर सके, क्योंकि अगर कंपनी का डेट बहुत ज्यादा है और उसके कंपेयर में कंपनी प्रॉफिट बहुत कम बना रही है तो छोटी सी प्रॉब्लम भी एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकती है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर पर, जो है नेट मार्जिन, यानी कि कंपनी को प्रॉफिट कितना मिलता है सब कुछ देने के बाद में। तो अगर कंपनी के नेट मार्जिन ट्रेंड को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में ये 15% से ऊपर रहा है, जो किसी एनबीएफसी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये ड्रॉप हो गया है और 13% के आसपास आ गया है। ये दिखाता है कि कंपनी का प्रॉफिट उतना तेजी से ग्रो नहीं हो रहा है जितनी तेजी से उसकी इनकम या रेवेन्यू हो रहा है। अब देखिए, जब आप एनबीएफसी जैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो इन बिजनेस में आपको क्या रिस्क हो सकते हैं।
ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, इस तरह की कंपनी लोन देने के लिए कहीं ना कहीं से लोन लेती है, तो ऐसी कंपनी पर बोरोविंग बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर फ्यूचर में कंपनी को बोरोविंग मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो कंपनी के बिजनेस में चैलेंज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी लोन देने का काम करती है। और देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर 100 लोन बांटे तो उसमें से सारे लोन आपको आसानी से वापस आ जाएं। 1 या 2% हमें ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जहां पर जानबूझकर या फिर किसी मजबूरी की वजह से लोन रिपेमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे में इस बिजनेस में लोन डिफॉल्ट का खतरा भी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी किसी से लोन लेती है, इसके बाद कस्टमर्स को बांटती है हायर इंटरेस्ट रेट पे। बट अगर कंपनी को जो लोन मिल रहा है वो अगर हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो ये कंपनी के बिजनेस के लिए फिर से एक चैलेंज बन सकता है और कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो सकता है। इसके अलावा समय समय पर आरबीआई एनबीएफसी के लिए नए नए रूल्स लाते रहती है और ये रूल्स काफी स्ट्रिक्ट भी होते हैं, और इसकी वजह से कंपनी का जो वर्क होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकता है। इसके अलावा कंपनी में एम्प्लॉयज की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। 60,000 एम्प्लॉयज कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इसकी वजह से उनकी सैलरी और स्टाफ की जो कॉस्ट होती है वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो एक पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कंपनी फोकस कर रही है स्मॉल टाउन्स में, जहां पर और लोग फोकस कम करते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट तो है। बट एक नेगेटिव पॉइंट भी है। वो ये है कि देखिए, स्मॉलर सिटीज में मान लीजिए कोई इशू आ गया, जैसे कि फ्लड आ गई या इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया, या कोई फार्मर है उसकी खेती वैसी नहीं हुई जैसी उसने उम्मीद की थी, तो इस केस में लोन के रीपेमेंट में प्रॉब्लम होती है। और अगर ऐसा होता है तो कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि कंपनी का जो 80% बिजनेस है वो स्मॉल टाउन्स में ही है। अब देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कंपनी का वैल्यूएशन जरूर चेक कर लेना चाहिए। और वैल्यूएशन के लिए हम सबसे पहले देखने वाले हैं कंपनी का पीई रेशियो, जो कि निकल के आ रहा है 28 के आसपास। अगर हम इसको कंपेयर करें इंडस्ट्री के पीई से, तो देखिए एचडीबी फाइनेंस का जो पी रेशियो है वो ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम है। जैसे कि बजाज फाइनेंस से इसका जो पी रेशियो है वो कुछ कम है, लेकिन श्री राम से, एल&टी से और महिंद्रा फाइनेंस से इसका पी रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो इसका पी रेशियो ना तो सस्ता है ना महंगा, इसको हम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी का जो पी रेशियो है उसको कंपनी की ग्रोथ से कंपेयर करें, तो आइए देखते हैं क्या देखने को मिलता है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल में 14.7% की एनुअल ग्रोथ के साथ में बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये केवल 5.4% की एनुअल ग्रोथ के साथ में बढ़ा है। तो एक और तो कंपनी 28 के पीई पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो केवल 5.4% है, जो कि बहुत कम है। तो ये क्लियरली एक रेड फ्लैग है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस हिसाब से कंपनी की जो वैल्यूएशन है ये हमें साफ साफ एक्सपेंसिव नजर आ रही है। क्योंकि अगर आप 28 के पीई पर अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, तो आपका जो ग्रोथ है वो एनुअली 20 से 30% तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। लेकिन देखिए, वैल्यूएशन का जो ये गेम है ये लॉन्ग टर्म के लिए है। बट अगर मान लीजिए आप केवल लिसनिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर क्या? फिर आपको दो चीजों को देखना चाहिए। एक है जीएमपी ट्रेंड और सेकंड है सब्सक्रिप्शन का स्टेटस। करंट जीएमपी ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 67 रुपीज, और इस तरीके से जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है वो हो सकता है 807, यानी कि लगभग लगभग 9% का गेन। तो कंपनी का जीएमपी फिलहाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको 100% लिसनिंग गेन मिल ही जाएगा। और दूसरी चीज जो हमें देखनी चाहिए वो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस, अगर हम लिसनिंग गेन चाहते हैं तो दो कंडीशन देखिए। पहले तो ये कि कंपनी का जो जीएमपी है वो 30 to 40% या उससे हायर चल रहा हो, और दूसरी चीज जो आईपीओ है उसको फर्स्ट 2 दिन में ही 9 से 10 गुना सब्सक्रिप्शन मिल गया हो। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है, 30 to 40% जीएमपी रहता है और फर्स्ट 2 दिन में 9 से 10 टाइम्स का इसको सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि कोई भी आईपीओ ऐसी कंडीशन में 95% लिस्टिंग गेन देकर जाता है। लेकिन फिलहाल तो एचडीबी फाइनेंस का जो जीएमपी है केवल 9% पर चल रहा है। तो अभी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तो आपको देखना होगा कि आईपीओ ओपन होने के बाद में सब्सक्रिप्शन का स्टेटस कैसा रहता है और जीएमपी कैसा रहता है। उसके बाद अगर इन दोनों कंडीशन को या आईपीओ फॉलो करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी के केस में लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मैंने अभी जो ये आईपीओ एनालिसिस आपके सामने किया है ये पास्ट डेटा और करंट वैल्यूएशन ट्रेंड्स पर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।